नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम बिहार का भूगोल पढ़ रहे थे बीपीएससी परीक्षा के लिए और उसका आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। यदि आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का। बिहार का जो भूगोल हम पढ़ रहे थे तो फटाफट उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। बिहार का जो भौगोलिक विस्तार की बात करें तो अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 20 मिनट 10 सेकंड से 27 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ की ओर है। ठीक है, उसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। और इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 19 मिनट 51 सेकंड से 88 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है और पूर्वी देशांतरी विस्तार है। ठीक है, जो बिहार का टोटल एरिया है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.8%, मतलब 2.8% इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है पूरे देश का, मतलब पूरे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.8% बिहार का क्षेत्रफल है। यदि राज्यों के क्रम में देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका 12वां स्थान आता है, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी को शामिल कर लिया जाएगा तो इसका कौन सा स्थान आ जाएगा? 13वां स्थान आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक अवसंरचना की बात करते हैं तो भौगोलिक अवसंरचना में बिहार को प्री कैम्ब्रियन युग से ही की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो कि मुंगेर में है, नवादा, जमुई, राजगीर आदि में पाई जाती हैं। विंध्य समूह की जो चट्टानें हैं वो कैमूर और रोहतास जो सोन नदी घाटी के क्षेत्र हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। टारसिरी युग की जो चट्टानें हैं वो रामनगर, दून, सोमेश्वर पहाड़ी जो पश्चिमी चंपारण का इलाका है, जहाँ पे शिवालिक श्रेणी का बिहार से जो जुड़ाव है उन क्षेत्रों पर ये टारसिरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं। और क्वार्टनी चट्टानें नदियों के निक्षेप से जो मैदान का निर्माण हुआ है वहाँ पे क्वार्टनी युग की चट्टानें पाई जाती हैं जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम ऐसे देखते हैं तो बिहार में वही धारवाड़, दक्षिणी पूर्वी बिहार जैसे मुंगेर, जमुई और नवादा। विंध्यन कर्व की चट्टानें जो धारवाड़ है वहाँ पे अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। विंध्यन कर्व की चट्टान दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में। ठीक है, जो टारसरी क्रम की चट्टानें हैं बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में। और क्वार्टनी जो चट्टानें हैं वो हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में। बिहार के अधिकांश भागों में यह चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार के प्राकृतिक स्वरूप की बात की जाए तो जो बिहार का प्राकृतिक स्वरूप है उसको मुख्यतः 3 भू आकृत प्रदेशों में बांटा जा सकता है। 3 भू आकृत प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला हो गया शिवालिक श्रेणी, ठीक है, और दूसरा हो गया उत्तर का बिहार का मैदान, और तीसरा हो गया पठार। ठीक है, ये इसके 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो अगर इसके शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो इस जो इसका शिवालिक पर्वत श्रेणी है पूरे बिहार के क्षेत्रफल में 0.6% का इसका योगदान है, मतलब 0.6% भाग पर यह शिवालिक श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, जो इसका ऊंचाई औसत ऊंचाई है 250 से 280 मीटर है। ठीक है, और ये माना जाता है कि शिवालिक श्रेणी पर्वत श्रेणी और जो सोमेश्वर पर्वत श्रेणी है जो बिहार में है उन दोनों की जो निर्माण का काल है वो एक ही है, दोनों प्लीस्टोसीन काल में बने हुए हैं। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है और इसे रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी के रूप में उपविभाजित किया जा सकता है। रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी में उपविभाजित किया जा सकता है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? फोर्ट सोमेश्वर है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? फोर्ट सोमेश्वर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर इसकी ऊंचाई है। मतलब सोमेश्वर जो पर्वत श्रेणी ये कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, इस क्षेत्र में सोमेश्वर और इसी क्षेत्र में सोमेश्वर, भिखनाठोरी, कापन तथा हरहा प्रमुख दर्रे हैं। अगर दर्रों की बात की जाए इसी क्षेत्र में जिनसे कि भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है तो कौन कौन से हैं? सोमेश्वर है, ठीक है, भिखनाठोरी, कापन और हरहा। ठीक है, ये इसके दर्रे हैं। अगर रामनगर, दून की बात की जाए तो जिसकी औसत ऊंचाई 240 मीटर है। ठीक है, और हरहा घाटी जिसकी औसत ऊंचाई लंबाई 24 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों आप सब समझते ही हैं और घाटी भी आप जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बिहार के अगर मैदान की बात जाए, गंगा के मैदान का क्षेत्रफल का 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का
कितना है 90.26% भाग पर ये बिहार के कुल क्षेत्रफल पर इसका मैदान फैला हुआ है। उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार, उत्तर में शिवालिक श्रेणी से दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार के जो बीच का इलाका है ये गंगा के मैदान के क्षेत्र में आता है, जो कि भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्रभीर है। ठीक है, गंगा का उत्तरी मैदान में उत्तर दिशा से मिलने वाली जो सहायक नदियां होती हैं उनसे ये बना हुआ है, और दक्षिणी मैदान दक्षिण की सहायक नदियों से मिलकर बना है, जो भी मलवनी खेपित होकर के आता है उन्हीं से मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, उत्तरी मैदान का विस्तार जो है पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण से लेकर समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार आदि जिलों में है। ठीक है, अब बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न जो निम्न भूभाग पाया जाता है उसे चौर या मन कहा जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से निम्न जलमग्न भूभाग होते हैं। ठीक है, चौर का प्रमुख अगर उदाहरण की देखा जाए तो जो पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर हो गया, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर चौर एवं सुंदरपुर चौर आदि हो गया, ये इसके प्रमुख उदाहरण है। चौर क्या होता है कि जब दो नदियां आप आती हैं और जहाँ पे ये मिलती हैं वहाँ पे बड़ा सा एक जलागार बना देती हैं, उस जल को ही हम क्या कहते हैं, चौर या मन कहते हैं। ठीक है, जो गोखुर झील होता है वो अलग होता है। गोखुर झील कोई एक नदी आती है और अपने मार्ग से भटक के फिर वो अपने मार्ग में बहने लगती है, तो जो ये एरिया होता है उसे गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, लेकिन चौर का ऐसा नहीं होता है। तो नवीन जलोढ़ मृदा जो नदियों द्वारा मिट्टियाँ लाई जाती हैं उनसे ये मैदान बनता है। ठीक है, और दक्षिण का जो भाग होता है, दक्षिण गंगा का जो मैदान होता है वहाँ पे दियारा क्षेत्र पाया जाता है। दियारा क्षेत्र क्या होता है कि जैसे कोई बाढ़ का क्षेत्र हुआ, जो ऊंचाई का जो क्षेत्र होता है इसके चारों ओर जैसे पानी है, तो ये जो क्षेत्र होगा ये होगा दियारा क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, दियारा क्षेत्र। ये दक्षिण गंगा के मैदान में पाया जाता है। ऊपरी गंगा के मैदान में चौर और मन स्थलाकृति पाई जाती है और दक्षिण गंगा के मैदान में दियारा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण का जो संकीर्ण पठार है वो कितना है, पूरे बिहार के क्षेत्रफल का 3.86% भाग पर यह पठार पाया जाता है। ठीक है, इस पठार में नीलशिस्ट और ग्रेनाइट की चट्टानों से यह बना हुआ पठार है। ज़्यादातर ये पठार जो देखा जाता है रोहतास एवं कैमूर जिलों में, ये कैमूर का पठार हो गया, रोहतास का पठार हो गया, तो इन सभी एरिया में ये पठार पाए जाते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का ये विस्तार ही है एक तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने चौर और मन बताया था, तो चौर और मन क्या है, ऊपरी गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। कौन, लखनी चौर पश्चिमी चंपारण, सुंदरपुर चौर पूर्वी चंपारण, बहादुरपुर चौर पूर्वी चंपारण, टेटरिया मन पूर्वी चंपारण, माधोपुरा मन पूर्वी चंपारण, सिमरी मन पश्चिमी चंपारण, सरैया मन पश्चिमी चंपारण। दियारा क्षेत्र के बारे में हमने आपको बता दिया कि चारों तरफ से अगर जल भरा हो और बीच का जो उठा हुआ क्षेत्र होगा यही क्या होगा, दियारा क्षेत्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की नदियाँ पढ़ते हैं। बिहार में जो 273.3 हजार किलोमीटर जल क्षेत्र और लगभग 3200 किलोमीटर लंबाई में नदियों का विस्तार है। दोनों का राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 3.9% का हिस्सा है। ठीक है, 3200 किलोमीटर क्षेत्र में अगर कुल विस्तार है तो उसका 3.9% हिस्सा बिहार की नदियां हैं। अगर बिहार की नदियों में देखा जाए तो कर्मनाशक, गंडक और खाकरा नदियां जो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती हैं। अगर बिहार की नदियों को एक एक करके पढ़ा जाए, जैसे पहले गंगा नदी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। यह बिहार में भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी हैं, गंडक हो गया, सोन हो गया, पुनपुन, घाघरा, कोसी, महानदी, ये सब आदि इसकी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंडक नदी अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों में बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती हुई बूढ़ी गंडक पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और उत्तरी मुंगेर जिलों में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। बागमती नदी हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलकर बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल लेती है, जिससे दरभंगा, मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर जिलों में अत्यधिक जान माल की हानि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी की बात करें तो नेपाल के सप्तकोशिकी से निकलती है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहते हैं। यह गंगा से मिलने से पूर्व क्या बनाती है, स्वयं का एक
डेल्टा बना लेती है, ये कटिहार में आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू से होते हुए बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाते हुए ये पटना में दानापुर में आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अगर फाल्गु नदी की बात करें तो फाल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गया के निकट इसका विशाल पाट है। ठीक है, ये नदी पुनपुन में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, महानंदा नदी दार्जिलिंग से निकलकर यह नदी उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज मालदा होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी कैमूर पर्वत से निकलकर यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। बिहार में इसे अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है, अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है। अजय नदी जो है झारखंड से निकलकर यह नदी बिहार के मुंगेर जिले में बहती है। ठीक है, ये नदियां हैं, इसकी नदियों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी आकर के सारण और भोजपुर की सीमा पे, ये यहाँ पे सारण और भोजपुर की सीमा है, यहाँ पे ये सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, ये बिहार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहती है कर्मनाशा नदी जो उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बना रही है। ठीक है, तो कर्मनाशा नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बना रही है और यह नदी चौसा भोजपुर में जाकर के बिहार में मिल जाती है। इधर से घाघरा नदी आ रही है, ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बना रही है। ठीक है, ये आकर के सारण छपरा में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंडक नदी भी उत्तर प्रदेश और बिहार की यहाँ पे सीमा बना रही है और यह जो गंडक नदी है नेपाल से निकलती है, भैंसा लोटन में आकर के ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, टोटल 260 किलोमीटर लंबी यह नदी है और आकर के यह हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी जो है ये महाभारत, ये भी नेपाल और महाभारत श्रेणियों से निकलती है, बागमती नदी, और आकर के बूढ़ी गंडक नदी में मिल जा रही है और बूढ़ी गंडक नदी आकर के गंगा में मिल जा रही है। ठीक है, सोन नदी जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकल कर आ रही है, यह रोहतास और औरंगाबाद होते हुए टोटल 200 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए ये पटना के निकट दानापुर में आकर के गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी जो कि फाल्गु की सहायक नदी है, फाल्गु और पुनपुन में आकर के मिल जाती हैं और दोनों फतुहा मुंगेर में आकर के गंगा में मिलती हैं, फतुहा मुंगेर में आकर के मिलती हैं। ठीक है, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? पलामू झारखंड से निकलती है, ये पलामू झारखंड से निकलती है और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, और इसी फाल्गु नदी पर कौन सा स्थल है? बोध गया का स्थल। ठीक है, किउल नदी जो है ये टिसरी पहाड़ी से निकलती है, ये आकर के लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? लखीसराय में। ठीक है, महाभारत श्रेणी से एक नदी निकलती है कमला नदी, ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये दोनों आकर के गोसाई स्थान से होती है कोसी नदी, ये दोनों आकर के मिलती हैं और ये गंगा में आकर के कटिहार कुरसैल के पास आकर के गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, और ये महानंदा नदी है जो कि दार्जिलिंग से निकलती है, इसको पागल झोला जलप्रपात कहते हैं जहाँ से ये निकलती है और ये यहाँ करके बांग्लादेश में, ये बिहार में नहीं मिलती है गंगा नदी में, बांग्लादेश में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, और ये एक अजय नदी है, अजय नदी जो कि यहाँ पे बहती है और ये आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये सारी हो गई इसकी नदियाँ बिहार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार के कुछ कुंड की बात कर लें तो जो महत्वपूर्ण कुंड हैं तो ब्रह्म कुंड है जो कहाँ पे है? राजगीर में है, ये सबसे अधिक गर्म कुंड है। सप्तधारा कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में है, मखदून कुंड राजगीर में है, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरन कुंड, ये सभी मुंगेर में। तो आपने देखा होगा कि जितना ऋषि, सीता, लक्ष्मण, रामेश्वरन होगा ये मुंगेर में होगा और ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड ये कहाँ पे होंगे? राजगीर में होंगे। ठीक है, ये कुंड याद करने का है, दो ही जगह पे हैं, या तो राजगीर में होगा या तो मुंगेर में होगा। सीता हो गया, लक्ष्मण हो गया, राम हो गया, ऋषि हो गया, ये मुंगेर में होगा और बाकी सब कहाँ होगा? राजगीर में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की सिंचाई परियोजना, तो बिहार की जो सिंचाई परियोजना की बात हो रही है तो बिहार को
कि सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। लघु सिंचाई परियोजना, जिसको 2000 हेक्टेयर से जो कम सिंचाई परियोजना होती है उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच की जो सिंचाई होती है उसे मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। और बृहद सिंचाई परियोजना, 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक होता है उसको क्या कहते हैं, बृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार में देखा जाए सिंचाई परियोजना में तो किस प्रकार के माध्यमों के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो इसमें सबसे अधिक जो सिंचाई होती है नलकूप के द्वारा होती है। वो कितना होता है, 63.5% के करीब सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। और नहर के द्वारा जो सिंचाई होती है वो 30.6% के करीब नहर के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, तालाब के द्वारा जो सिंचाई होती है 1.9%, कुआं के द्वारा जो होती है 0.8% और अन्य साधन से जो सिंचाई हो रही है वो 3.6%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ किससे सिंचाई हो रही है, नलकूप से हो रही है। कितना हो रही है, 63.5% और नहर से 30.6%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की अगर जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो डेहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, रोहतास में है। ठीक है, वरुण जल विद्युत परियोजना कहाँ है, औरंगाबाद। वाल्मीकि कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। कटैया कहाँ है, सुपौल। अगनूर कहाँ है, अरवल। और नसीरगंज कहाँ है, रोहतास में। ये इसके जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, डेहरी जल विद्युत परियोजना रोहतास, वरुण औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, कटैया सुपौल, अगनूर अरवल और नसीरगंज रोहतास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, श्रीखंडी रोहतास, सिवारी रोहतास, बेलसार अरवल, अरवल अरवल और जयनगरा रोहतास। तो ये इसके सभी जल विद्युत परियोजनाएं हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के कुछ प्रमुख उद्योग हैं, अगर उनके उद्योगों के बारे में हम जानकारी लें तो जो बिहार के औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो बिहार का औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जिसे हम बोला जाता है BOD, BARDA। ठीक है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य के विकास के सारे पहलुओं को शामिल करते हुए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। बियाडा के जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय और या औद्योगिक क्षेत्र हैं वो एक है पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में और दरभंगा में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार के कुछ प्रमुख उद्योगों को हम देखें तो जो बिहार का जो चाय उद्योग है वो किशनगंज में, दिया सलाई उद्योग कटिहार, बर्तन उद्योग सिवान या बिहटा, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा, बंदूक कारखाना मुंगेर, बटन उद्योग मेहसी पूर्वी चंपारण, सिंदूर उद्योग लखीसराय, रेल पहिया छपरा, रेल इंजन मरम्मत जमालपुर मुर्गी, स्लीपर कारखाना मधेपुर, ताप बिजली कांटी और जूट कारखाना पूर्णिया में है। ठीक है, ये बिहार के क्या नाम है, कुछ प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार में उद्योगों को थोड़ा सा बांट के देखा जाए, जैसे सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो रोहतास जिला है, क्योंकि सीमेंट उद्योग वहीं पे होगा जहाँ पे क्या नाम है, पठारी क्षेत्र होगा, जहाँ पे क्योंकि भारित उद्योग है सीमेंट उद्योग, इसलिए वहीं पे लगाया जा सकता है जहाँ पे सीमेंट को बनाने के लिए इसके कच्चे माल की आपूर्ति ज़्यादा हो। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बंजारी में इसका किया जाता है। और सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, डालमिया नगर में स्थित है। ठीक है, तो बिहार में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, डालमिया नगर में स्थित है। ठीक है, आगे अगर इंजीनियरिंग उद्योग में बात की जाए तो रेलवे वैगन संयंत्र मुजफ्फरपुर में आर्थर बटलर कंपनी में बनाए जाते हैं। ठीक है, माल ढुलाई के डिब्बे एवं तार की रस्सी बनाने हेतु मोकामा में, कहाँ पे, मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है, मोकामा में की गई है। ठीक है,
चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ है? बरौनी एवं मुजफ्फरपुर में स्थित है। कौन सा? चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग। बाटा कंपनी का कारखाना कहाँ है? मोकामा में है। ठीक है। कांच से संबंधित कारखाना कहाँ है? पटना, भवानी नगर और हाजीपुर में कांच से संबंधित कारखाना है। अगर रासायनिक उद्योगों की बात की जाए तो पटना में बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। और रोहतास में पाइराइट फास्फेट कारखाना स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी उद्योग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कहाँ आता है? बरौनी में स्थापित है। ठीक है। कागज एवं लुगदी उद्योग अगर देखा जाए तो कागज उत्पादन हेतु प्रमुख कारखाना डालमिया नगर एवं समस्तीपुर के जितवारपुर में है। सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? डालमिया नगर में। ठीक है। लकड़ी उद्योग देखा जाए तो एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? हाजीपुर में स्थित है। और सिगरेट एवं बीड़ी उद्योग आईटीसी का सिगरेट कारखाना कहाँ पे है? मुंगेर के दिलावरपुर में स्थापित किया गया है। प्रमुख उद्योग एवं मुख्य कारखाने देखा जाए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? मोकामा पटना में है। ठीक है। बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा पटना में है। तेल शोधन कारखाना बरौनी बेगूसराय में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में है। रेशम उद्योग कहाँ है? भागलपुर में है। तसर रेशम उद्योग कहाँ है? बांका में है। ठीक है। तसर रेशम उद्योग कहाँ है? बांका में। रेल पहिया कहाँ बनता है? बेलापुर सारण में। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। सीमेंट उद्योग कहाँ है? डालमिया नगर रोहतास में। जूट उद्योग कहाँ है? पूर्णिया कटिहार में। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है? गया भागलपुर पटना में। उर्वरक उद्योग कहाँ है? बरौनी में। चमड़ा उद्योग कहाँ है? पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, इन सब में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार के भूगोल का एक संक्षिप्त देखा जाए तो बिहार मखाना का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य बिहार है। ठीक है। भागलपुर को रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण ही सिल्क सिटी कहा जाता है। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को, क्योंकि वहाँ पे रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। औरंगाबाद जिले का जो ओबरा कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य की राजधानी पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ बन रही है? पटना में। ठीक है। बिहार राज्य में जो सर्वाधिक तसर प्रकार के रेशे हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे अधिक तसर प्रकार के रेशे का उत्पादन बिहार राज्य में किया जा रहा है। और बिहार में 3 प्रकार के रेशे का उत्पादन किया जाता है। वो कौन कौन से? मलबरी, टसर और ईरी। ठीक है। चलिए, हमारा बिहार का भूगोल का आज सेकंड पार्ट पूरा हुआ। अगले पार्ट में हम बिहार के खनिज और इसके जो भौगोलिक आर्थिक स्थिति और इस पे आधारित भूगोल पे आधारित जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा पार्ट देखना जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।